दुनिया में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का स्थान राजस्थान का अजमेर और जगत पिता ब्रह्मा जी के पवित्र स्थल तीर्थराज पुष्कर के कारण धार्मिक पर्यटन नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जिसे गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में आज भी जाना और पहचाना जाता है। यहाँ की आबोहवा में सन 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा घट गुजर रहा था जो न सिर्फ गंगाजमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक तानेबाने पर बदनुमा दाग बन उभर रहा था। युवा पीढ़ी पाश्चात्य जगत के आकर्षण में ढल रही थी। शिक्षा, संस्कार और मर्यादाएं कहीं गुम हो रहे थे। समाज कंटकों और अवसरवादियों में पुलिस का भय और कानून का खौफ तो किसी डिटर्जेंट की धुलाई की तरह साफ हो चला था। शासन प्रशासन से जुड़े लोग हों या समाज कंटक, सब हम प्याला हम निवाला बन बैठे थे। पद प्रतिष्ठा के साथ न्याय की कुर्सियों पर बैठने वाले हों या समाज को जागरूक करने और उचित दिशा दिखाने वाले, उनकी जवाबदेही और दायित्वों का बोध सुरसुरा और सुंदरियों के आगे नतमस्तक था। जुआ सट्टा खिलाने वाले, शराब ड्रग्स का धंधा वाले पुलिस संरक्षण में फलफूल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। क्राइम फाइल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। आज की सच्ची कहानी आपको हिलाकर रख देगी, तो बने रहिए आखिरी तक। तब यहाँ के स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता की छापी एक खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर में स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। यह कैसे हो गया? कौन है? किसके साथ हुआ? अब क्या करें? कैसे करें? वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन कानों-कान हुई खुसुर-पुसुर ने खबर को आग की तरह फैलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। दरअसल अजमेर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली 17 से 20 साल की 100 से भी ज्यादा लड़कियों को छिदम बहाने से जाल में फंसाकर उनकी न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण करने वाले गिरोह का भांडा जो फूट चुका था। खबर में गिरोह के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सभी तरह से प्रभावशाली बताए गए थे। लिहाजा शासन में मानो भूकंप आ गया। समाज कंटक अपने कुकर्मों के साक्ष्य मिटाने में लग गए तो ओहदेदार अपने उच्च रसूखातों से खुद को बचाने में, पीड़िताओं के परिवारजन अपने इज्जत के खातिर नगर से अपना नाता तोड़कर दबे पाव अन्यत्र कूच करने की जुगत जुगार में जुट गए। वही प्रशासन के लोग शासन के आदेश की पालना में तो उधर शासन अपने सिंहासन और कुर्सी बचाने में व्यस्त हो गया। यह बताते चले कि अजमेर की शान और पहचान में बदनुमा दाग के अखबारों के जरिए जाहिर होने से पहले अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने गोपनीय जांच में ही यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दा में ख्वाजा यानी खादिम परिवारों के कई युवा रईसजादे शामिल है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी है और आर्थिक रूप से संपन्न भी। जिला पुलिस प्रशासन को यह अच्छी तरह पता चल गया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाएगा तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का बड़ा जोखिम होगा, और यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इसमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां प्रभावित हों। नगर के कौन कौन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीति जनप्रतिनिधि तक इसके तार जुड़े हैं। लिहाजा बहुत ही सोच विचार के बाद स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भाजपा के भैरों सिंह शेखावत को स्थिति से अवगत कराया। बताते हैं कि भैरों सिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने को कहा। बावजूद इसके जिला पुलिस प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। उल्टा यह कि इस दरमियान संभावित आरोपितों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले साक्ष्य मिटाने और अजमेर से भाग जाने का अवसर मिल गया। अखबार में स्कूली छात्राओं को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के कांड की पहली खबर प्रकाशित होने के लगभग एक पखवाड़े बाद भी जिला पुलिस और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर, छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए, शीर्षक से प्रकाशित किया। इस बार के साथ वह फोटो भी प्रकाशित किए जिससे अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो के प्रकाशन के बाद तो समूचे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। तीसरी खबर, सीआईडी ने 5 माह पहले ही दे दी थी सूचना, शीर्षक से प्रकाशित हुई। चौथी खबर में प्रदेश के गृहमंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छायाचित्र। इसके बाद क्या था, जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए।
स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हाल और हालात को लेकर आपस में चर्चा शुरू कर दी और पीड़िताओं के अभाव में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उचित मार्ग खोजना शुरू कर दिया। वकीलों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक एम.एन. धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन भी आरोपितों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल सांप्रदायिक न बने। इसी बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि जिला पुलिस प्रशासन को सबसे पहले अजमेर के युवा भाजपा नेता और पेशे से वकील वीर कुमार और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने फोटो उपलब्ध कराकर षड्यंत्र पूर्व हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों द्वारा यौन शोषण किए जाने की सूचना दी थी। साथ ही यह भी मंशा दर्शाई थी कि यदि कानूनन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से नहीं चूकेगा। जिला पुलिस प्रशासन ने भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की इस चेतावनी से ही थोड़ी सक्रियता तो दिखाई, लेकिन तत्कालीन उपाधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। जिला पुलिस प्रशासन ने मामले का खुलासा किए जाने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाने के बजाय पूरा प्रकरण ही ठंडे बस्ते में डालने कवायद कर डाली। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है। अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का षड्यंत्रपूर्वक ब्लैकमेल कर यौन शोषण नहीं किया गया है। मामले में जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटो मिले हैं, पुलिस ने उनकी तहकीकात में पाया कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है। पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। जगह जगह मुलजिमों को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठने लगी और पीड़िताओं को न्याय देने की आवाज बुलंद होने लगी। कस्बे बंद होने की खबरें आने लगीं। राजस्थान की भाजपा सरकार पर प्रकरण को लेकर भारी दबाव बना। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा दिए जाने की मांग उठानी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी से कराए जाने का भी भाजपा सरकार पर दबाव बनाया। आखिर 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मामला सीआईडी-सीबी के हाथों में सौंपकर जांच कराए जाने का ऐलान कर दिया। इसकी सूचना अजमेर जिला पुलिस प्रशासन को मिली तो अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने सीआईडी-सीबी के हाथों जांच शुरू होने से पहले तत्कालीन उपाधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के हाथों एक सादा पेपर पर प्राथमिकी लेकर उसे दर्ज कर लिया। इससे जिला पुलिस की भद्द पिटने से बच गई। पहली रिपोर्ट में गोपनीय अनुसंधान अधिकारी होने के नाते हरिप्रसाद शर्मा ने उन 4 अश्लील फोटो का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था, अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचे गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया, साथ ही उनका यौन शोषण हुआ। साथ ही उन पर अन्य लड़कियों को लेकर आने का दबाव गिरोह द्वारा बनाए जाने की जानकारी मिली है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि गिरोह में सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा शामिल है। फोटो के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने 2-3 पीड़िताओं की पहचान होने का भी पुलिस केस में जिक्र किया और मामले की आगे जांच होने पर अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आने की संभावना दर्शाई। अजमेर जिला पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एन.के. पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और 31 मई 1992 से जांच अपने हाथों में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया। जांच शुरू हुई तो गिरोह में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना एवं हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था, जहां अपराधी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और अपराधी सोहेलगनी छात्राओं के साथ यौन शोषण की नग्न रील धुलवाने और प्रिंट बनवाने के लिए लाते थे। फोटो प्रिंट के लिए कलर लैब का मालिक घनश्याम भूरानी के माध्यम से लैब पर आती थी। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम उर्फ बबना रील से प्रिंट बनाया करता था। यही वह व्यक्ति है जिसके जरिए सबसे पहले स्कूली छात्राओं की नग्न अश्लील फोटो अपराधियों को सबक सिखाने और मुस्लिम युवकों द्वारा छात्राओं का यौनाचार बंद कराए जाने के उद्देश्य से कलर लैब से बाहर निकलकर पहले एक आर्किटेक्ट के पास पहुंचे, फिर वकील के माध्यम से भाजपा नेता वीर कुमार के पास पहुंचे।
इससे अपराधी सजग हो गए और उन्होंने साक्ष्य लीक करने वाली कलर लैब के मालिक घनश्याम भूरानी का गला पकड़ लिया। फिर क्या था मामला प्याज के छिलकों की तरह खुलने लगा। कहते हैं सीआईडी-सीबी ने अनुसंधान करते हुए सियासी दबाव में काम किया। यही वजह रही कि जिस फोटो लैब के मालिक, टेक्नीशियन, मैनेजर को सरकारी गवाह बनाया जा सकता था, उनमें से मालिक को तो छोड़ ही दिया और मैनेजर व टेक्नीशियन को अपराधी बना दिया। आखिर अच्छी मंशा रखने के बाद भी मुलजिम बन जाने तथा अपराधियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किए जाने से निराश एवं हताश, पीड़ित होकर पुरुषोत्तम ने जमानत पर रिहा होने के कुछ दिन बाद ही पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। स्कैंडल में जिन लड़कियों की फोटोज खींची गईं, उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी शुरू कर दी। उन दिनों में अचानक एक के बाद एक करीब 1 दर्जन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़कियों के लिए न समाज और न ही घरवाले आगे आए। मामले के खुलासे में यह एक दुखद कड़ी साबित हुआ। फोटोज और वीडियोज के जरिए लड़कियों की पहचान। आरोपियों के सियासी रसूख के चलते कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फोटोज और वीडियोज के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। समझाइश के बाद लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियां मिलने के बाद सिर्फ कुछ ही लड़कियां डटी रहीं। इनके बयानों के आधार पर 16 से 17 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से एक अलमास महाराज को छोड़कर वर्तमान में सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पीड़ित लड़कियों के आधार पर करीब 16 से 17 आरोपियों की पहचान हुई। इनमें से अलमास महाराज विदेश में अमेरिका न्यू जर्सी में होना बताया जाता है। मामले में वर्तमान में 5 आरोपियों सोहेल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम को छोड़कर सभी की सजाएं पूरी हो गई है। जिनकी सजाएं पूरी नहीं हुई है, वे जमानत पर है। 100 से ज्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई, उनकी आज उम्र 50 से 54 साल के पार हो गई है, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। आरोप है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारूक, नफीस के साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन, सुहेलगनी, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम, हरीश तोलानी वगैरह लड़कियों के यौन शोषण के लिए फार्म हाउस और एक पोल्ट्री फार्म पर लेकर जाया करते थे। उनका यौन शोषण करते थे और अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल करते रहते थे। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच घूमता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गईं। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दिए। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वह जेल में पर्याप्त समय सजा काट चुका है। साल 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। वहीं एक आरोपी अलमास महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक का करीबी रिश्तेदार है, वह पकड़ा ही नहीं जा सका। आखिरी में पकड़े गए सोहेल गनी, सलीम चिश्ती, जमीर, इकबाल वगैरह लगभग सभी या तो दोष मुक्त हो गए या फिर जमानत पर जेल से बाहर आ गए। नफीस और फारूक चिश्ती, जो मुख्य आरोपी थे, वह आज भी पूरी शान से जीवन जी रहे हैं। उधर पीड़िताएं हैं जो अदालत से मिल रहे समन से परेशान होकर अब कोर्ट में हाजिर पेशी पर बयानों के लिए आना बंद कर दिया है। बताया जाता है कि इस ब्लैकमेल कांड में शामिल अधिकतर महिलाएं अब दादी नानी बन गई है और उन्हें पेशियों पर आने के भी घर पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बात का खुलासा पिछले साल पेशी पर आई एक पीड़िता ने किया था। पीड़िता ने कोर्ट को कहा कि उनके साथ जो हुआ वह घर पर बता नहीं सकती और उन्हें झूठ बोलकर पेशियों पर आना पड़ता है। अभी तक के लिए इतना ही। एक और सच्ची घटना के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।